आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी सैनी। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की खास मुलाकात में आपका बहुत स्वागत है और इस खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, जो कि राजस्थान वक्फ समिति संरक्षण संघर्ष समिति के चेयरमैन हैं। सर, सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की खास मुलाकात में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया मैडम, जो आप इस चुनावी सरगर्मियों के बीच से मेरे लिए जो वक्त निकाल कर आप यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल। अभी परिचय देने से पहले और थोड़ी बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वैसे तो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम राजस्थान में पूरे चुनाव को कवर कर रही है, समीकरण लगाने की कोशिश कर रही है, देखने की कोशिश कर रही है क्या चुनावी गलियारों में तेज चर्चाएं हो रही हैं, क्या कुछ चल रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे अगर हम कोई भी खास मुलाकात करते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ ये चीज साझा करती हूँ कि चुनाव से हटके भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय रहते हम संज्ञान में नहीं लेके आए, लेकिन उसके बाद भी जब वो चीजें हमारे संज्ञान में आती है तो हम जरूर उस पर प्रकाश डालते हैं और लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, ताकि पिछले कुछ दिनों या पिछले कुछ सालों अगर हम बात करें, कुछ ऐसे आंदोलन हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई हो जो बेहद ही जरूरी है, तो वो आपके साथ साझा करना एक बेहद एक अहम हिस्सा बन जाता है सभी चीजों का। तो चुनावी चीजों को जरा एक तरफ अभी रखते हुए हम सलीम सिद्दीकी जी से अभी बातचीत करेंगे और मैं आपको बता दूं कि सलीम सिद्दीकी जी ने एक आंदोलन किया था, जिस आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त किया। और मैं आपको ये बता दूं कि प्रकाश डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि मुस्लिम लेडीज ने उस आंदोलन में जितना हिस्सा लिया वो वाकई अपने आप में एक बेहद ही गहरी बात है और कहीं ना कहीं एक उस इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। तो अब मैं बता दूं, आप सभी सोच रहे हो कि आंदोलन किया उन्होंने, राजस्थान की वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए आंदोलन था। लेकिन अब मैं सर से यही पूछूंगी, आप हमारे साथ जरा साझा करें कैसे सर शुरुआत हुई, कैसे आपको पता चला कि संपत्तियां जो है खतरे में है और आपको बचाना है, और कैसे आपके दिमाग में इस तरीके का आइडिया आया कि हम बचा सकते हैं। आंदोलन चलाया होगा आपने संपत्तियों को बचाने के लिए सोचकर, लेकिन आप भी बहुत चकित रह गए होंगे जब आपको पता कितनी संख्या में लोग आपके साथ जुड़े, महिलाएं आपके साथ जुड़ी, तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय स्तर का दर्जा उसे मिला। जी मैडम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और इस चुनावी सरगर्मियों के बीच आज वक्फ संपत्तियों को लेकर आपके चैनल ने जो बेदारी और जानकारी प्राप्त करना चाहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं आपको बता दूं, ये सब बातें जहन में इसलिए आई थी कि मैं शीश की मस्जिद का सदर था और यहाँ एक वो माफियाओं की इन्होंने कमेटी बना दी थी, जिसमें निहायत किस्म के ऐसे लोग थे जिन पर 1% भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये करोड़ों की जो वक्फ संपत्ति है हमारी सी स्कीम के अंदर, जो मस्जिद है, मदरसा है, स्कूल है, इनको जो कब्रिस्तान है, इनको ये जो कमेटी बनाई है ये अच्छी तरीके से भली भांति इसकी देख रेख कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं था। तो हमने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से राब्ता कायम किया, उनसे कहा कि फ़ौरन इन लोगों की कमेटी बदल दीजिए। हमेशा से 70 साल से हम यहाँ के स्थानीय लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ संभालते आए हैं, हमें ही इसकी जिम्मेदारी दी जाए, मोहल्ले वासियों को दिया जाए और बाशराब बाशहूर जो हाई एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी दें। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, आखिरकार हमें सड़कों पे उतरना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप हमारे 90 साल के अब्दुल कयूम साहब ने 106 घंटे की भूख हड़ताल की और हमारी माँ बहन ने इतनी बड़ी तादाद में 3 मरतबा मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 2 बार विधानसभा का घेराव और 106 घंटे की भूख हड़ताल करने के बाद में स्थानीय हमारे जो मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, उनके हस्तक्षेप के बाद ये खत्म हुआ सारा और रफ़ीक खान साहब की मदद से ये कमेटी बनी और स्थानीय लोगों की कमेटी बनी। इस तरीके से ये आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन हमें इसका थोड़ा भी एहसास नहीं था कि ये आंदोलन इतना हाई लेवल पर चला जाएगा, जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी तक भी इन पर संज्ञान लेगी। और उन्होंने राजस्थान सरकार से कहा है कि इस मामले को जल्दी जल्दी निपटाए और राजस्थान सरकार ने निपटाया भी है और हमारे स्थानीय लोगों कमेटी। अच्छा, इस आंदोलन से हमें यह एहसास हुआ कि हम जैसे इतने मजबूत पढ़े लिखे लोग, इतना बड़ा आंदोलन हमने किया है, हमारी सुनाई नहीं हो रही है। तो राजस्थान की 2000 के करीब जो संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टी है, वो किस स्थिति में, हमने जब इसका जायजा लिया, राजस्थान का सर्वे किया, हमने स्टेट लेवल की कमेटी बनाई, संघर्ष समिति बनाई, तो हमारे सामने ये बातें आई है कि 2000 प्रॉपर्टियां राजस्थान में
1500 भी बाकी नहीं रही है। ये कहाँ गई प्रॉपर्टियाँ? वक्फ बोर्ड में जितना भ्रष्टाचार है किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। कल भी ये बात कहता था, आज भी ये कहता हूँ, निसंकोच बिना किसी भय के मैं कह रहा हूँ, चुनाव के बाद में हम एसीबी से चेयरमैन की, वक्फ बोर्ड की, सब चीज़ों की, तमाम चीज़ों की जांच करवाएंगे। बहुत बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं और मैं ज़्यादा क्या कहूँ अब क्योंकि ये बहुत वक्फ बोर्ड पे गड़बड़ है। इसके लिए हम आवाज़ हमेशा से उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। ये वक्फ अल्लाह है, मालिक के नाम की प्रॉपर्टी है। ये देवस्थान हुआ, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हुई, ये ईश्वर के, अल्लाह के नाम से दी जाने वाली प्रॉपर्टियाँ होती है। इस पर ये भूमाफिया के लोग, वक्फ बोर्ड इन मिली-भगत कर इनमें लूट-खसोट मचाती है। सस्ती दरों पर ये किराए पर दे देती है। इतनी पॉश एरिया के अंदर है। हमारे यहाँ भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने की कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन हम बहुत मजबूती से लड़े। उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारी बेशकीमती पॉश प्रॉपर्टी जो स्कूल की है, प्रौढ़ शिक्षा की है, वेलफेयर की है, मस्जिद की है, बच गई। ठीक है। बेहद ही महत्वपूर्ण आंदोलन था और संवेदनशील आंदोलन भी ये था। सर ने बताया कि किस तरह 106 घंटे की भूख हड़ताल रही। लेकिन सर सिद्दीकी जी, जिस तरह आपने अभी मुझे बताया कि कुछ मालिकाना संपत्ति है और उन पर भी घोटाले किए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो लोग घोटाले करते हैं सिद्दीकी जी, ये तो अपना जमीर बेचने का कार्य करते हैं इस तरीके से। क्योंकि अगर घोटालों में मालिकाना संपत्ति भी नहीं छोड़ी जा रही, तो मुझे ये बताइए, जो लोग सड़कों पर रहते हैं और जिन्हें नए नए मकान मिलते हैं, सरकारें मकान देती हैं, या जो लोग अपने घरों पर रहते हैं, फिर उन संपत्तियों का आखिरकार क्या होगा अगर लोग मालिकाना संपत्ति ही नहीं छोड़ रहे हैं? जी, ये मालिकाना संपत्ति जिनकी होती है वो मालिकाना न रहकर वक्फ संपत्ति हो जाती है। मैं आपका थोड़ा-सा इसमें सुधार कर दूँ। मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड का ही होता है। नहीं होता है कि वो उसको खुर्द-बुर्द कर दे, मन में आए उसी को दे दें। मालिकाना हक जिन लोगों का जिन ज़मीनों पर था उन्होंने तो वक्फ कर दिया। अल्लाह के नाम से वक्फ कर दिया। वक्फ का मतलब यही होता है कि ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से वक्फ डिपार्टमेंट के अंडर में दे दें, क्योंकि हमारे बाद हमारे कोई वारिस है नहीं इसकी देख-रेख के लिए, तो ये सरकारी और संवैधानिक बोर्ड है, ये इसकी देख-रेख कर लेगा। लेकिन वो इसकी बखूबी ज़िम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं। ठीक है। सर, आपने आंदोलन किया, आज कुछ लोग आपके साथ भी हैं, जब आप बाहर जाते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, तो क्या एक आपको भावना आपके मन में प्रकट होती है, या उन लोगों के मन में आपके लिए एक भावना प्रकट होती है, जब आप बाहर जाते हैं और कहीं न कहीं आप एक चेहरा सिद्दीकी जी बन के निकले हैं कि जिन्होंने संपत्ति बचाने का काम किया, तो कैसा लगता है आपको जब आप उन लोगों से मुखातिब होते हैं तो? जी, उनसे मुखातिब होते हैं, अच्छा महसूस होता है, लेकिन उस ज वो जीवट का एहसास न करते हुए मैं वो तकलीफ़ महसूस करता हूँ कि हमारी जो संपत्तियाँ हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने, पुरखों ने बेशकीमती संपत्तियाँ दी है, उनकी देख-रेख नहीं हो रही है, उन पर नाजायज़ कब्ज़े हैं। अब अभी आपको मैं बताऊँ कि 33 बीघा ज़मीन एमआई रोड पर जो 1000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी थी, जिसमें एमएलए क्वार्टर्स बने हुए थे, उन एमएलए क्वार्टर्स को तोड़कर उसको एकदम प्लेन ज़मीन करके जेडीए नीलाम करने जा रहा था। उसमें सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई कि ये वक़्फ़ की संपत्ति है, जेडीए को, राजस्थान सरकार को ये इख्तियार नहीं है कि वो इसकी नीलामी करे। और यहाँ की राजस्थान मुस्लिम फोरम है, वो बहुत ही जागरूक है। उन्होंने जाकर यहाँ के वक़्फ़ के जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उसमें रिट दायर करी और उसका नतीजा ये हुआ कि आज स्टे है। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी वक़्फ़ की बच गई है, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड इसमें कोई अच्छा रोल नहीं निभा पाया। ठीक है। सर, अब मैं थोड़ा, ये आपने जर्नी हमारे साथ साझा करी, बहुत धन्यवाद आपका। अभी थोड़ा ध्यान आकृष्ट मैं करूँगी आपका, गाज़ा पट्टी, हमास और फ़लस्तीन, इज़राइल, ये जो युद्ध चल रहा है, हालाँकि तमाम तरह की चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन फ़लस्तीन में जिस तरीके से मासूम बच्चों और मासूम महिलाओं की हत्याएँ हो रही हैं और बहुत तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं, तमाम तरह के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो चीज़ें चलाते हैं कितनी भी, तो आप उस पर अपनी क्या समझ रखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है? और आपको क्या लगता है ये कब तक समाप्त हो जाएगा? मैडम, आपने ये बहुत ही दर्द देने वाला सवाल किया है। 35 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन पर और गाज़ा पट्टी पर जिस तरह की इज़राइल अपना वहशीपन और बदले की भावना से जो कार्रवाई कर रहा है, और पूरी गाज़ा पट्टी जिसके अंदर 25 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जो एक तरह की
दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, 15 मीटर सिर्फ चौड़ी है और 45 मीटर लंबी है। अब इतनी सी जगह के अंदर सिकुड़ कर रह गया है वो फिलिस्तीन का गाजा, जिस फिलिस्तीन ने जब 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम कर दिया था हिटलर ने, और बाकी के यहूदी दुनिया भर में भागते रहे, किसी भी कंट्रीज ने, किसी भी मुल्क ने उनको आसरा नहीं दिया। तमाम दुनिया के मुल्कों ने अपनी सीमाओं को, अपने बॉर्डर्स को सीज कर दिया था, यहूदियों की एंट्री बंद कर दी थी, तमाम मुल्क के दरवाजे यहूदियों के लिए बंद हो गए थे। ऐसे में फिलिस्तीन के लोगों ने वो दरिया दिली दिखाई कि इनको ज़मीन दी, वहाँ इजराइल बचा। आज वो इजराइल एक ताकत बन गया, एक अपनी शक्ति की बिना पर उसने आज गाजा पट्टी पर ऐसे हमले किए हैं कि उनका जिक्र नहीं किया जा सकता। मासूम बच्चे जिनकी तादाद 5,500 है, 5,500 मासूम बच्चे शहीद हो गए। 15,000 के करीब लोग शहीद हो गए गाजा पट्टी के अंदर, जहाँ अल शिफा अस्पताल जैसे जगहों को नहीं छोड़ा गया, स्कूलों को नहीं छोड़ा गया। वहाँ की एक वीडियो मैंने देखा, एक टीचर कहने लगा कि स्कूलें बंद हो गई हैं, धराशायी हो गई है, बच्चे ही नहीं आ रहे पढ़ने के लिए, इतने बच्चों को शहीद कर दिया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध के नियम है उनके विरुद्ध भी है। कहाँ गया ह्यूमन राइट्स, जो मानवाधिकार की बात करने वाला? अगर किसी एक भी इंसान के साथ ज्यादती हो जाती है, हाँ, उन पर मानवाधिकार बड़ी बड़ी बातें करता है। WHO जो बड़ी बड़ी बातें करता है, आज वहाँ मेडिकल की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, वहाँ तरह तरह ही बच्चे। इस युद्ध में मैंने पहली मर्तबा, हमने बहुत से युद्ध देखे हैं, सीरिया को पूरा ख़त्म कर दिया गया, यूक्रेन का युद्ध हुआ है, लेकिन गाजा पट्टी में हमने जो युद्ध देखा है उसकी शक्ल देख रही है वो ऐसी भयानक है कि मैंने वहाँ पाशविकता की पराकाष्ठा देखने को मिली है। मतलब बच्चे तिल मिला रहे हैं, पूरे 142 मुल्क कह रहे सीज फायर होना चाहिए। 142 मुल्क यूएन के 142 मुल्क कह रहे हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए, और इजराइल का ये तानाशाह नेतन्याहू युद्ध विराम करने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। तुम ताकतवर हो तो निहत्थे लोगों पर इस तरह का जुल्म करोगे? हम किसी हमास का, किसी भी गुट का हम फेवर नहीं लेते हैं, लेकिन कोई गलती करता है उसकी सजा आप सिविलियंस को, आम आदमी को देंगे, बच्चों को देंगे। ऐसी माएँ जिनके गर्भ में हमल पड़ रहा था, जो गर्भवती महिलाएं थी, इनकी भी 2,500-3 हज़ार के करीब तादाद है, जो आज मलबे 18 वहाँ के लोग, मतलब और कंट्रीज के लोग इस मदद के लिए भी नहीं गए हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें जो धराशायी हो गई है, उनके अंदर बच्चे दबे हुए हैं, माँ बहनें दबी हुई है, मासूम बच्चे दबे हुए हैं, उनकी लाशों को तो निकाले कम से कम। जहाँ से भी फावड़ा मारते हैं, किसी बच्चे का हाथ निकलता है, किसी का पाँव निकलता है, किसी का सर निकलता है। ऐसे हालात कर दिए इजराइल ने। ऐसा क्या जुल्म किया फिलिस्तीन के लोगों ने? याद रखिए इजराइल और मिस्टर नेतन्याहू, याद रखना, इस फिलिस्तीन के लोग इतने मजबूत है, वहाँ जो ही बच्चा पैदा होता है तो उनकी माएँ अपनी गोद में अजान अल्लाह एक है ये बात बाद में कहती है, उसके कान में ये बात कहती है कि बेटे जवान होकर वहाँ बच्चा इतना मजबूत है, आप कितनी ही बमबारी कर लीजिए, कितना ही सता लीजिए, कितनी गाजा को ख़त्म कर लीजिए, ये लोग और इनका वजूद ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये हक पर है, ये हक पर है और आप बातिल है। और ज़मीन पर जब जुल्म बढ़ जाते हैं ना, ज़मीन पर जब जुल्म बढ़ जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि ये ज़मीन फट जाएगी, सूरज का गोला टूट जाएगा। सितम का हद से बढ़ जाना मिस्टर नेतन्याहू तबाही की निशानी है। अगर बेहद ही दर्दनाक स्थिति है, लेकिन अगर इस पर ज़्यादा चर्चा की जाए तो चर्चा बेहद ही लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर से थोड़ा ध्यान अभी मैं हटाते हुए इस पर थोड़ा चुनावी समीकरण की बात करूँगी। थोड़ा भावुक हो गए हैं सिद्दीकी जी बात करते हुए, क्योंकि स्थिति ही वहाँ पर ऐसी बनी हुई है। बहुत जुल्म हुए हैं मैडम, वहाँ ऐसे जुल्म हुआ है, ऐसे मासूम बच्चे जो 5,500 के करीब बच्चे। सिद्दीकी जी मैं समझती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि चर्चा हम ज़्यादा माँ बहनें बहुत बुरे हालात हैं। मतलब महिलाओं पर, माओं पर
कोई हमला नहीं करता है, लेकिन हमने देखा मस्जिद अक्सा में जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए माँ बहनें जाती है, उनको जो हाथ में इनके जो गन होती है उसकी मार मार कर उनको आगे धकेलते हैं। ऐसा जुल्म दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। और ये यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ बनकर जो सिर्फ बातें करता है, ये देखिए अगर आप यूएनओ की बात करें, बिल्कुल सिद्दीकी जी, लेकिन यूएनओ तो पहले भी 2 स्टेट सॉल्यूशन का निर्णय दे चुका है। सभी कंट्रीज को कह रहा है, सभी मुल्कों को कह रहा है कि आप आइए और वोट करिए और थोड़ा तो यहाँ पर हमारा साथ दीजिए कि इजराइल और ये जो फलस्तीन का युद्ध है ये कम हो सके। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जो पहले ही अपना हाथ पीछे खींच ले रहे हैं। इसमें मुझे बताइए कि यूएनओ का क्या कसूर इसमें निकल के आ रहा है, क्योंकि यूएनओ कह रहा है हम 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, जबकि भारत भी 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ है और यूएनओ कह रहा है कि आइए आप अपना मत दीजिए कि ये युद्ध जो है समाप्त हो सके, क्योंकि अब हालात वर्ल्ड वॉर 3 के नजर आ रहे हैं। जैसा है कि युद्ध विराम के लिए जब वहाँ पर वोटिंग हो गई है, 142 मेंबर्स ने, कंट्रीज ने जब ये कह दिया है कि युद्ध विराम होना चाहिए, जब उसकी इजराइल सुनाई नहीं कर रहा है तो ये संयुक्त राष्ट्र का रहने का क्या उचित है? पूरी दुनिया ये कह रही है कि इसको रोका जाए। बड़े मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है, शहीद हो रहे हैं बड़ी तादाद में। मतलब जहाँ चाहिए वहीं रॉकेट दाग रहा है, स्कूलों पर, कॉलेज पर, यूनिवर्सिटी पर, अस्पतालों पर। ये जो युद्ध के नियम है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उनके विरुद्ध भी है। कहीं किसी भी कानून का पालन नहीं हो रहा है, जो मन में आ रहा है किए जा रहा है। ये तो एक अजीब और गरीब हरकत है। ये तो ये है कि मतलब जिसके पास ताकत है वो किसी भी कंट्रीज को तबाह कर सकता है। दुनिया की अजीब सी स्थिति बनी हुई है। सर अभी थोड़ा हम चुनाव पर बात कर लेते हैं। तो चुनाव के समीकरण पर आप अपनी क्या समझ रखते हैं? आपको क्या लगता है कि सत्ता पलट होगा या नहीं होगा? क्योंकि राजस्थान का रिवाज ये रहा है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। किस्मत आजमा रही है आम आदमी पार्टी भी, देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन आपको क्या लगता है? आप बैठे बैठे समीकरण देखते रहते हैं, तमाम तरह की चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं, आपको क्या लगता है? जी मैडम, ऐसा है कि मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, बट ये है कि मैं इतना आपसे और राजस्थान के लोगों से कह सकता हूँ, 5.5 करोड़ के करीब राजस्थान के लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, सोशल वेलफेयर के काम करता हूँ। आवाम की समस्याओं के लिए, वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए आवाज़ उठाता रहता हूँ। जितनी मेरी श्रद्धा है, जितनी मेरी हिम्मत है, आवाज़ें बुलंद करता हूँ, मजलूमों की आवाज़ बुलंद करता हूँ। और मैं पॉलिटिक्स में सिर्फ यही बात करना चाहूँगा राजस्थान की सियासत में कि अक़लियतों के लिए, क्योंकि हम अक़लियतों की नुमाइंदगी करते हैं, उनके इश्यूज़ पर बात करते हैं, इसलिए मैं मुस्लिम समुदाय से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 25 तारीख को माँ बहनें बहुत लापरवाही कर देती है, घर के कामकाज में लगी रहती है, वो बाहर आएँ और 25 तारीख को जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है उसमें हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने वोटों के अंदर बिखराव नहीं करें। वो अपने अपने क्षेत्र में देखें जिन्होंने वाकई डेवलपमेंट के काम किए हैं, बहबूदी तरक्की का काम किया है। आपके जो जितने भी सामाजिक कार्य हैं, आपकी परेशानियों को जिन विधायकों ने समझा है या जो अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी बनकर आए हैं, वो उन पर जो अच्छे लोग हैं उनका सिलेक्शन कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनको आप एक मुश्त वोट दीजिए और 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और मुस्लिम कौम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लापरवाही नहीं करें। माँ बहनें घरों में रह जाती है, वो बाहर निकले 25 तारीख को, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, इसको हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। क्योंकि आपका वोट राजस्थान नहीं और आपके क्षेत्र के प्रत्याशी का नहीं, बल्कि आपका वोट इस हिंदुस्तान, इस मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। इसलिए आप अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करें। मैं इतना ही। धन्यवाद सिद्दीकी जी, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। और सिद्दीकी जी के द्वारा कहे गए शब्दों को मैं दोहरा देती हूँ कि लोकतांत्रिक पर्व। जी, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप अपने हेड ऑफिस से इतनी दूर से चलकर राजस्थान के पॉलिटिकल कवरेज के लिए आई और उसमें भी आपने वक्त निकाल कर आपने इतनी अच्छी तहकीकात की कि एक बड़ा आंदोलन हुआ है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ वक्फ की संपत्तियों को लेकर, और हम तक आप
पहुंची है, हमारी भावनाएं आम आदमी तक आप पहुंचाने जा रही है, उसके लिए मैं आपका ममनून हूँ, मशकूर हूँ, हृदय से आभारी हूँ, दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके लिए हमारी दुआएं हैं कि आपका चैनल और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। बहुत धन्यवाद सर, आपका विशेष के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो मैं ज़रा शब्द दोबारा दोहरा देती हूँ कि लोकतांत्रिक पर्व जो कि 25 तारीख को आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलें और मतदान करें, क्योंकि आपका एक मतदान ना जाने कितना परिवर्तन लेकर आ सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना।